हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन 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 की डिफिनीशन दी जाती है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मीन्स मेल गैमेट जो होता है वह स्पर्म होता है जिसका निर्माण टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, और जो फीमेल गैमेट होता है वह होता है ओवम, और इसका निर्माण होता है अंडाशय की जर्मिनल एपिथेलियल सेल से। तो यह जो स्पर्म अर्थात स्पर्म और ओवम के केंद्रक और कोशिका द्रव्य के सम्मिलन को ही, यानी उनकी सिंगैमी को ही फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन कहा जाता है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि मेंस्ट्रुएशन होने के 14वें दिन यह जो ग्राफियन फॉलिक्यूल्स, मेच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल्स है, यह FSH और LH के हार्मोन्स की सहायता से जो बनी हुई है, उसके प्रभाव से जो बनी हुई है, यह 14वें दिन फट जाती है। यह मेच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल्स है, यह फट जाती है, और जब मेच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल्स यह फटती है तो इससे सेकेंडरी oocyte सेल यह रिलीज हो जाती है, और ज्यों ही यह फट करके रिलीज होती है सेकेंडरी oocyte सेल, तो उसको ओविडक्ट, जिसको कि फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, उसमें फेमरिएटेड फनेल्स होती हैं, उसको रिसीव कर लेती हैं, और यह फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में आ जाता है 14वें दिन। यदि उस दौरान मैथुन क्रियाएं होती हैं तो यह जो स्पर्म है इसके मादा के वेजाइना यूटेरस से होता हुआ ओविडक्ट में आगे की तरफ बढ़ता है, और जब यह रिलीज होते हैं सेकेंडरी oocyte सेल तो यह केवल 24 घंटे तक ही एक्टिव रहते हैं, फर्टिलाइजेशन योग्य रहते हैं। और उस दौरान यदि इसका स्पर्म से संपर्क होता है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, और नहीं हो पाता है यदि संपर्क, तो यह जो सेकेंडरी oocyte सेल हैं वह बेकार हो जाती हैं, वह फर्टिलाइजेशन योग्य नहीं रहती हैं। जो स्पर्म रिलीज होते हैं वह भी 24 से 48 घंटे तक ही एक्टिव रहते हैं। इसका मतलब यह है कि मेंस्ट्रुएशन होने के 2 दिन पहले, यानी 12वें दिन से लेकर के 16वें दिन तक यदि मैथुन क्रियाएं होती हैं तो इस ओवम के फर्टिलाइजेशन के चांस बनते हैं। अतः यदि आपको नेचुरल बर्थ कंट्रोल करना है तो मेंस्ट्रुएशन के 12वें से 14वें दिन तक मैथुन क्रिया पर रोक लगानी होगी। अब आइए, यह जो ओवम मेच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल्स यह फटती हैं तो इससे सेकेंडरी oocyte सेल्स रिलीज हो जाते हैं, और सेकेंडरी oocyte सेल की एक जो संरचना है, तो ये सेकेंडरी oocyte सेल के चारों तरफ बहुत सारे मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के स्तर होते हैं, लेकिन इसका जो सबसे निचला स्तर होता है मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा का, वह कहलाता है कोरोना रेडिएटा। उस कोरोना रेडिएटा के नीचे का जो स्तर होता है वह कहलाता है जोना पेलुसिडा स्तर, और उसके नीचे होता है सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्तर होता है। तो यह जो सेकेंडरी oocyte से रिलीज होती है, इससे लगी हुई एक फर्स्ट पोलर बॉडीज भी होती है जो निषेचन के बाद फर्स्ट विदलन में सहायता करती है। सेकेंडरी पोलर बॉडीज फर्स्ट पोलर बॉडीज यह उसके विदलन में सहायता करती है। तो उस दौरान ये हमने कहा कि यदि 14वें से 16वें दिन तक, जब तक कि यह एक्टिव है ओवम सेकेंडरी oocyte सेल स्पर्म से संपर्क होता है तो फर्टिलाइजेशन के चांस बनते हैं। इस दौरान बहुत सारे स्पर्म आकर के इस सेकेंडरी oocyte सेल के संपर्क में आते हैं। तो एक स्पर्म में 3 भाग होते हैं। ऊपर का इसका हेड भाग होता है, यहाँ मिडिल पार्ट होता है, सबसे नीचे यह टेल होती है। तो जो इसका हेड पार्ट होता है वह बना होता है लाइसोसोम का, और इस लाइसोसोम का जो बना हुआ एक्रोसोम वाला पार्ट होता है, टोपी जैसी जो संरचना होती है, इसमें बहुत सारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जैसे हाइलोरोनाइडेज होता है। तो यह जब ये स्पर्म इसके सेकेंडरी oocyte सेल के संपर्क में आता है तो इसमें पाए जाने वाले प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स इस
कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा अस्तर को गलाते रहते हैं और यह स्पर्म आगे की तरफ बढ़ता जाता है। और ज्यों ही यह स्पर्म मेम्ब्रेना प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में आता है तो यह जो खोल है यह गल जाती है। यह जब खोल गल जाती है तो इसका जो हेड वाला पोर्शन है वह इस सेकेंडरी oocyte सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है और जो ही सेकेंडरी oocyte सेल के संपर्क में यह स्पर्म का यह हेड वाला पोर्शन आता है तो जब यह इसमें प्रवेश कर जाता है इसका न्यूक्लियस और केंद्रक तो इस सेकेंडरी oocyte सेल के चारों तरफ एक फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बन जाती है जो अन्य स्पर्म को इसमें प्रवेश करने से रोकती है। यानी यह एक अपारगम्य मेम्ब्रेन इसकी फर्टिलाइजिंग नामक मेम्ब्रेन फर्टिलाइजिंग हार्मोन की सहायता से फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है जो अन्य स्पर्म को इसमें प्रवेश नहीं करने देती है। ऐसा भी हो सकता है कि दो स्पर्म या दो से अधिक स्पर्म एकदम एग्जैक्ट टाइम पर जुड़े हुए हों। यदि एक से अधिक स्पर्म इसमें प्रवेश कर जाते हैं तो यह सेकेंडरी oocyte ही नष्ट हो जाती है और वह जाइगोट का निर्माण नहीं करती। इस प्रकार से उससे एम्ब्रियो का निर्माण नहीं हो पाता है। हाँ, बात यहाँ यह आपको बताना है कि यह जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वह देखिए क्या सहायता करता है। वह स्पर्म को सर्वप्रथम कोरोना रेडिएटा स्तर को समाप्त करता है, फिर वह जोना पेलुसिडा स्तर को समाप्त करके आकर के इसके स्पर्म प्लाज्मा सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी नष्ट करके और इसके हेड वाले पोर्शन को इसमें पहुंचने में सहायता करता है। और जब यह प्लाज्मा में एक बात आपको यहाँ ये बताएं कि जब यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में स्पर्म का हेड वाला पोर्शन आता है तो उससे एक और हार्मोन स्रावित होने लगता है जिसको कहते हैं एक्ट्रोसिन। इस एक्ट्रोसिन हार्मोन की सहायता से यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन फटती है और यह गलती है और यह इसका हेड वाला पोर्शन इसमें चला आता है। और जो ही हेड वाला पोर्शन इस सेकेंडरी oocyte में प्रवेश करता है तो यह दो पार्ट में बढ़ जाता है और उसको एक कहते हैं, एक को सेकेंड पोलर बॉडी और दूसरा ओवम कहते हैं। और जो फीमेल का ओवम होता है उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें उस जो क्रोमोसोम्स हैं वह 22 ऑटोसोम्स और एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्योंकि जो फीमेल है वह होमोगैमेटिक होती है, इसी प्रकार के ओवम बनाती है जिसमें समान तरह के क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होती है, अर्थात वह एक्स क्रोमोसोम युक्त ही होती है। अब यहाँ जब ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ तो यह जब ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है तो इस ओवम में तो एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम युक्त है। अब यहाँ जब ओवम का फर्टिलाइजेशन स्पर्म की सहायता से हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि जो स्पर्म है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें 22 ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम युक्त स्पर्म हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि यह 22 ऑटोसोम्स और वाई क्रोमोसोम युक्त यह स्पर्म हो। कहने का मतलब यह कि जो स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में वह दो तरह के होते हैं, एक्स क्रोमोसोम युक्त और वाई क्रोमोसोम युक्त। यदि इस ओवम का फर्टिलाइजेशन यदि स्पर्म के एक्स क्रोमोसोम युक्त स्पर्म से होता है तो उत्पन्न होने वाली संतान लड़की होती है। यदि यह जो वाई क्रोमोसोम युक्त स्पर्म यदि ओवम को फर्टिलाइज करता है तो उत्पन्न होने वाली संतान लड़का होती है। कहने का मतलब यह कि फर्टिलाइजेशन के समय ही उत्पन्न होने वाली संतान लड़की होगी या लड़का यह निर्धारित हो जाता है, क्योंकि यह एक्स और वाई क्रोमोसोम के फर्टिलाइजेशन पर डिपेंड करता है। हाँ, बात यहाँ आपको ये बताएं कि ज्यों ही यह इस स्पर्म संपर्क में आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तो यह दो पार्ट में बढ़ जाता है, सेकेंड पोलर बॉडीज और ओवम। इस ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है और यह परिवर्तित हो जाता है जाइगोट में यानी जुग्मनज में परिवर्तित हो जाता है। और यह फर्स्ट पोलर बॉडीज उसमें बार बार विदलन की प्रक्रिया करती है जिससे एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है यानी एक भ्रूण का निर्माण होता है और एक भ्रूण से एक संतान डेवलप होती है। बात यहाँ आपको यह बताएं कि यह जो ओवम
ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स मेच्योर होकर के सेकेंडरी oocyte सेल्स इसमें बनी है। यह जब ओविडक्ट इसको ग्रहण कर लेती है तो इसके एम्पुला वाले पार्ट में ये सारी क्रियाएं होती हैं। फर्टिलाइजेशन की क्रिया ओविडक्ट के यानी फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में होती है, इसीलिए इस फैलोपियन ट्यूब को फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी कहते हैं, क्योंकि इसी फैलोपियन ट्यूब में ही ओवम का स्पर्म की सहायता से निषेचन की प्रक्रिया होती है। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिसमें मेल में एक्सटर्नल सेक्स आर्गन होते हैं। यदि उसमें एक्सटर्नल सेक्स आर्गन है तो यह इस मादा के वेजाइनल मार्ग में प्रवेश करके स्पर्म को छोड़ देते हैं, तो उनके शरीर में यह ओवम और स्पर्म के संयुग्मन की प्रक्रिया मादा के शरीर में यदि होती है तो उसको आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसा कि सभी स्तनधारी वर्ग के जंतुओं में होता है, लेकिन पक्षियों में होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिनमें यही फर्टिलाइजेशन की क्रिया मादा के शरीर में नहीं होती है। वह मादा एक हार्मोन्स की सहायता से यह अपने ओवम को जल में रिलीज कर देती है। जो जलीय जंतु है यह ओवम को रिलीज कर देती है, और जो नर है वह अपने स्पर्म को रिलीज कर देता है, अपने स्पर्म को रिलीज कर देता है। और इस प्रकार से उनके शरीर के बाहर अलग जल में ही, शरीर के बाहर जल में ही स्पर्म की सहायता से ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। यदि इस प्रकार से शरीर के बाहर ओवम और स्पर्म का सम्मिलन हो अर्थात फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो तो उसको बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसा कि हाइड्रा में, मेढक में अथवा मछलियों में होता है। बरसात के मौसम में आप देखते होंगे कि बहुत सारे पांड तालाब में बहुत सारे ऐसे स्पान इकट्ठा हो जाते हैं, गाज जैसी झाग जैसी संरचनाएं इकट्ठा होती हैं, वो मेढक के अंडे ही होते हैं। और जब उन अंडों में मेढक का स्पर्म प्रवेश करता है तो वह फर्टिलाइजेशन की क्रिया उस जलांडक में ही हो जाती है, अर्थात शरीर के बाहर इस स्पर्म की सहायता से ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अर्थात बाह्य निषेचन कहते हैं। लेकिन मनुष्य में इस तरह के एक्सटर्नल सेक्स आर्गन होते हैं, इसलिए मनुष्य में यह फर्टिलाइजेशन की क्रिया ओविडक्ट के फैलोपियन ट्यूब जिसे कहते हैं उसके एम्पुला वाले पार्ट में होती है, इसीलिए फैलोपियन ट्यूब को हम फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी कहते हैं। अब इस ओवम से जाइगोट किस प्रकार से बनता है और इस जाइगोट से एक एम्ब्रियो कैसे बनता है, एम्ब्रियो से एक संतान कैसे बनती है, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।